हेलो फ्रेंड्स। तो फीटल लाई क्या रहता है वो देखेंगे अभी हम लोग। देखो यहाँ पे फीटल लाई का मतलब क्या है। द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर यूटेरस और स्पाइन। मदर के यूटेरस, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, एक पिक्चर दिख रही है। कंसिडर करो ये मदर की लॉन्ग एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लॉन्ग एक्सिस, और बेबी की जो लॉन्ग एक्सिस रहेगी वो ऐसी रहेगी। अगर ये पिक्चर ऐसी है या फिर ऐसे भी हो सकते है, ये फिर ऐसे भी, ठीक है। तो मतलब मदर के लॉन्ग एक्सिस के कंपैरिजन में बेबी की लॉन्ग एक्सिस ऐसी है या फिर ऐसी है या फिर ऐसी है, इस हिसाब से यहाँ पे फीटल लाई बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो रहेगी यहाँ पे जो दिख सकती है आपको, ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस रहेगी और ये वाली ट्रांसवर्स एक्सिस और ये ऑब्लिक। अगर बेबी का हेड ऐसे डाउनवर्ड है, मतलब ये ऐसी हो गई, तो मतलब ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस बोल सकते हैं हम लोग। तो लॉन्जिट्यूडनल लाई बोलेंगे। अगर बेबी ऐसा है, ठीक है, ऐसा मतलब यहाँ पे दिख रहा है वैसे, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स लाई बोलेंगे। और अगर बेबी ऐसे है ऑब्लिकली, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्लिक लाई। तो सिंपली आपको ये समझना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, फीटल एटीट्यूड। देखो फीटल एटीट्यूड का क्या मतलब है, ठीक है। तो फीटल एटीट्यूड मतलब रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फीटस टू वन अनदर। मतलब बेबी के ही पार्ट्स को हम लोग एक दूसरे को कंपेयर करेंगे इसमें, तो उसी को फीटल एटीट्यूड ऐसे बोला गया है, ठीक है। यूनिवर्सल जो एटीट्यूड रहेगा इज दैट द फ्लेक्शन। फ्लेक्शन पता है बेबी के नॉर्मल ऐसे कैसे पोजीशन में रहता है ना, वो यूनिवर्सल एटीट्यूड इज दैट ऑफ द फ्लेक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे फीटल पोजीशन के बारे में। तो देखो फीटल पोजीशन मतलब क्या रहता है, रिलेशन ऑफ डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द पेल्विक। ऐसे समझो फ्रेंड, जैसे कि मैटरनल जो मदर की पेल्विस है उसके हमने टोटल ऐसे 8 सब डिवीजन करे हैं। जो पेल्विक पार्ट रहता है ना, तो उसके हमने 8 डिवीजन करे हैं और ईच 45 टू प्लेस द डिनोमिनेटर इन ईच सेगमेंट। हर एक इसमें 45 इस पे अलग अलग सेगमेंट बनाए हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जस्ट ट्राई किया है, ऐसे समझो, ऐसे कोई तो फिगर है, उसमें 8 प्लेसेस पे मैंने ऐसे डायग्राम नहीं बना पाई हूँ, ठीक है, उसके लिए बहुत टाइम लग रहा था। तो देखो यहाँ पे ऐसे दिया है, हर एक का हेड जो रहेगा वो डाउनवर्ड ही रहेगा, लेकिन किसी किसी केस में क्या हो सकता है, उसका जो हेड रहेगा, मतलब एक तो वो हेड की तरफ से बाहर निकलेगा, या फिर एक तो हेड तो नीचे ही रहेगा, हेड की तरफ से ही सभी पोजीशन में निकलेगा, लेकिन कभी मुंह ऊपर रहेगा, कभी पीठ ऊपर रहेगी। और मतलब ऑक्सीपुट से अगर बाहर निकलता है, मतलब पीठ की तरफ से ऐसे डायरेक्ट, जैसे अभी बेबी का ये मुंह है, ठीक है, तो ऐसे उल्टा ऐसे अगर बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो उसको एक्सिपिट एंटेरियर बोलेंगे, ठीक है। और देखो अगर उसका मुंह जो है अगर लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में है, अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट बोलेंगे, राइट साइड में मुंह करा है तो राइट बोलेंगे, ठीक है, ये समझो। बैक की तरफ से अगर वो बाहर आ रहा है तो उसको एंटीरियर बोलेंगे, लेकिन फेस की तरफ से वो बाहर आ रहा है तो उसको पोस्टीरियर बोलेंगे, ये याद रखो। क्योंकि जो ऑक्सीपिट है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग करें, तो ऑक्सीपिट पीछे से आगे जो पीछे साइड में रहता है ना, यहाँ पे हेड के नीचे, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे, अगर वो बैक की तरफ से अगर बाहर आ रहा है तो एंटीरियर बोलना है उसको, और बैक की तरफ से नहीं आ रहा है, मतलब फेस की तरफ से बाहर आ रहा है, तो उसको पोस्टीरियर बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझो। देखो LOA मतलब लेफ्ट ऑक्सीपिटर एंटीरियर, मतलब इसका मुंह लेफ्ट साइड में है लेकिन वो पीठ की तरफ से बाहर आ रहा है, ठीक है, मतलब फेस नहीं दिख रहा है, फेस अगर ऐसा है तो फेस नहीं है, ऐसा बाहर आ रहा है, ठीक है। फिर LOT मतलब लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स हमने जो सेगमेंट देखे थे, मतलब उसकी जो एक्सिस ऐसी आनी चाहिए थी तो ऐसे आ गए है, ठीक है, ट्रांसवर्स। उसके बाद लेफ्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर में मतलब फेस की तरफ से आ रहा है और लेफ्ट साइड को, ठीक है। OP मतलब ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ये वाला जो देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला जो है OP है, इसमें देखो फेस जो है आगे से दिख रहा है, हाथ वगैरह जो लिम्स वगैरह वो भी ऐसे आगे से ऐसे हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। उसके बाद राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, तो यहाँ पे जो रहेगा एंटीरियरली रहेगा, ठीक है, राइट साइड में रहेगा राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर। उसके बाद राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, और ऑक्सीपुट पोस्टीरियर ये रहा। इसमें सिंपली आपको याद रखना है कि वो बैक की तरफ से बाहर आ रहा है ऑक्सीपुट की तरफ से, ठीक है।
नेक्स्ट जो है एंगेजमेंट, ठीक है। अभी आपको दूसरा एंगेजमेंट सोच रहा होगा, लेकिन हमें इसमें जो गायनेक है उसमें हम एंगेजमेंट किसको बोलेंगे। देखो, मोस्ट ऑफ द फीटस हैज डिसेंडेड इनटू मदर्स पेल्विक कैविटी, ओनली स्मॉल पार्ट कैन बी फेल्ट एब्डोमिनली। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जो फीटल पार्ट रहेगा वो नीचे आ चुका है पेल्विक कैविटी में, लेकिन कुछ ही पार्ट ऐसा बच चुका है जो एब्डोमेन में हमें फील होगा, तो उसी को हम लोग एंगेजमेंट ऐसे बोलेंगे। और एक पॉइंट समझो, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या रहता है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन, इट इज अ आर्बिट्ररी बोनी फिक्स्ड पॉइंट इन द प्रेजेंटिंग पार्ट विच कम इन रिलेशन विद द वेरियस क्वाड्रेंट्स ऑफ द मैटरनल पेल्विक। इसका मतलब ये एक ऐसे बोनी फिक्स्ड एक पॉइंट कंसिडर किया है जो मैटरनल जो पेल्विस रहेगी ना, वहां पे ऐसे समझो एक क्वाड्रेंट्स बनाए, हमने ऑलरेडी वहां पे बनाए थे, ठीक है। ऐसे क्वाड्रेंट प्रिपेयर किए वहां पे, और उसका कांटेक्ट अगर समझो वो बाहर आ रहा है, ठीक है, या तो वो ऑसिप्यूट, मतलब अभी देखा हमने ऑसिप्यूट जो रहता है बैक का, मतलब हेड का, जो भी पीछे की तरफ जहाँ पे हम लोग जैसे वो पोनी वगैरह डालते हैं ना पीछे, वहां पे उसमें जो वर्टेक्स पार्ट रहेगा वो अगर है तो उसको ऑसिपिट इन वर्टेक्स बोलेंगे। अभी फेस में भी देखो, अपना जो ये चिन रहता है ना, वहां से मतलब उसका टचिंग होता है वहां पे उस प्लेस पे, तो उसको मैंटम इन फेस बोलेंगे। सैक्रम इन ब्रिज, सैक्रम तो सभी को पता है, पीछे वाला जो पार्ट रहता है हिप के वहां पे, तो वो बोलेंगे सैक्रम इन ब्रिज। और एक्रोमियन इन शोल्डर, मतलब वो जो कॉलर बोन रहता है ऐसे स्टार्टिंग में नेक के साइड में, तो वहां पे अगर ये हो रहा है तो एक्रोमियन इन शोल्डर बोलेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो फिटल प्रेजेंटेशन के बारे में। तो फिटल प्रेजेंटेशन मतलब क्या रहता है, एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस लीडिंग टू पेल्विक इनलेट ऑफ बर्थ कैलार ड्यूरिंग लेबर। मतलब जब भी लेबर चालू होता है उस टाइम फीटस का जो भी पार्ट मदर के जो पेल्विक रहेगा वहां पे टच जो होगा और टच होके बाहर आएगा, उसी को हम लोग फिटल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन से साइड से वो बाहर आता है, आपने भी बहुत बार सुना होगा कि यार वो बच्चा जो है पैर के थ्रू बाहर आ रहा है या फिर हेड के थ्रू आया है, ऐसे मतलब टोटल इसमें 4 प्रेजेंटेशन बताए हैं। तो सबसे पहले समझो, देखो सिफेलिक वाले से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो रहता है ना फ्रेंड, वो 96.5 मतलब मोस्ट कॉमन है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक मतलब वो हेड की तरफ से बाहर आएगा, ठीक है। इसके 96.5% चांसेस है। तो यहाँ पे देखो वर्टेक्स मतलब क्राउन की तरफ से वो बाहर आ सकता है, या फिर सिंसिपुट मतलब फोरहेड की तरफ से, ब्रो मतलब आईब्रो, फेस, चिन, ये कोई भी पार्ट हो इससे अगर बाहर आ रहा है उसको हम लोग सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलेंगे। सेकेंड वाला है ब्रीच। ब्रीच प्रेजेंटेशन उस इसमें बस 3% चांसेस है। तो इसमें कंप्लीट ब्रिज भी रहेगा, फुटलिंग ब्रिज रहेगा और फ्रैंक ब्रिज रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है। ब्रिज तो सभी को पता ही होगा, मतलब जो बटक्स रीजन रहते हैं ना, फिट वाला साइड फर्स्ट अगर आ गया तो उसको हम लोग ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। 3% चांसेस है। उसके बाद शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन के 0.5% चांसेस है। इसमें कौन सा आर्म बाहर आ सकता है, या फिर शोल्डर या फिर ट्रंक की रीजन। आप इमेजिन करके देखो यार, उसका शोल्डर अगर बाहर आ रहा है शोल्डर की तरफ से, ना उसका हेड आ रहा है ना ही पैर आ रहे, तो कितना मुश्किल हो जाएगा ये वाला, आर्म, शोल्डर, ट्रंक। और लास्ट वाला है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। इसमें व्हेन एनी अदर पार्ट प्रेजेंट अलोंग विद द फिटल हेड, हेड के साथ कोई और भी पार्ट आ रहा है तो उसको बोलेंगे कंपाउंड प्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स, अभी अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लेसेंटा, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा। तो देखो प्लेसेंटा बनता जो है वो 2 पार्ट से बनता है। अगर फिटस की बात करें तो कोरियोनिक फ्रंडोजम जो रहता है, कोरियोनिक फ्रंडोजम फिटस का पार्ट रहेगा उसमें, और डेसिडियो जो रहेगा वो मदर का पार्ट रहेगा। मतलब ये 2 पार्ट से, मदर और फिटस, इन दोनों पार्ट से मिलके प्लेसेंटा डेवलप होता है। ये जो प्लेसेंटा रहता है 6th वीक में बनना स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट बनता है 12th वीक तक, ठीक है। 6 वीक में स्टार्ट हो जाएगा बनना और कंप्लीट कब होगा, 12th वीक में। डायमीटर जो रहेगा इसका प्लेसेंटा का 15 to 20 सेंटीमीटर रहेगा। थिकनेस रहेगी 2.5 सेंटीमीटर। इसका जो वेट रहेगा प्लेसेंटा का वो 500 ग्राम, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जितना भी बेबी का वेट रहेगा उसके 1/6 इसका वेट रहेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सर्कुलर, आपने सभी ने देखा होगा प्लेसेंटा ऐसे सर्कुलर रहता है, ठीक है। अगर इसकी सरफेसेस की बात करें तो 2 सरफेस इसमें भी, फिटल सरफेस एक रहेगा, मैटरनल सरफेस। अगर हमने फिटस सरफेस की बात की तो बहुत ही स्मूथ ग्लिस्टरिंग रहेगा,
और मैटरनल जो रहेगा रफ और स्पॉन्जी रहेगा। ये जो रहेगा अम्बिलिकॉर्ड अटैच एट इट सेंटर, मतलब समझो ऐसे है प्लेसेंटा, ठीक है, तो उसके एकदम सेंटर में ऐसे अम्बिलिकस अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड वहां पे अटैच होगा सेंटर में। और एमनियन कैन बी पील्ड ऑफ, मतलब आप लोग ऐसे समझो जैसे हमने कोई दूध गर्म किया है, ठीक है, उसके ऊपर की साया हम कैसे ऐसे निकाल सकते हैं ना, सेम वैसे भी एमनियन भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, पूरा पूरा पील्ड ऑफ कर सकते हैं, ऊपर का छिलका जैसे बोलते हो, ठीक है, एकदम ऐसे पतला सा रहता है वो निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि जहाँ पे इंसर्शन ऑफ कॉर्ड रहेगा ना वहां पे हम उसको निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है मैटरनल सरफेस में वो रफ और स्पॉन्जी रहेगा, रेड डल कलर रहेगा, 50 to 20 लोब्स नोन एज अ कॉटिलेडॉन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ फरो। फरो से हम लोग उसको सेपरेट मतलब वहां पे जो है ना 50 to 20 लोब्स रहेंगे वहां पे मैटरनल सरफेस में, तो उसको हम लोग कॉटिलेडॉन बोलते हैं। और एक दूसरे को सेपरेटेड कैसे है, तो वहां पे छोटे छोटे ऐसे फरो दिखेंगे, मतलब आप ऐसे समझो जैसे ये दिख रहा है ना आपको स्किन जो ऐसे सेपरेटेड दिख रही है, वैसे ही वहां पे भी फरो दिखेंगे जो सेपरेट हुआ है। अभी और एक चीज याद रखो आप लोग कि जो प्लेसेंटा है सेपरेट आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी एंड लाइन ऑफ द सेपरेशन इज थ्रू द डेसिडियोस्पॉन्जोसम। जो भी प्लेसेंटा रहेगा वो सेपरेट कैसे होगा, आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी एंड लाइन ऑफ सेपरेशन इज थ्रू द डेसिडियोस्पॉन्जोसम, मतलब वो जो लाइन ऑफ सेपरेशन रहेगा उसी को हम लोग डेसिडियोस्पॉन्जोसम बोलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि प्लेसेंटा इंटरनली और एक्सटर्नली किससे लाइन करता है, तो एक्सटर्नली उसके बेसल प्लेट रहेगी और इंटरनली एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड कोरियोनिक प्लेट। और ये दोनों जो है इसके बीच में एक स्पेस रहेगा जिसको हम लोग कोरियोडेसिडुअल स्पेस बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, कोरियोडेसिडुअल स्पेस। और इसी स्पेस में क्या फील्ड होगा, मैटरनल ब्लड फील होगा। इसमें जो नेक्स्ट है जो स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम फिटस टू द मैटरनल सरफेस, तो कौन से स्ट्रक्चर्स रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एमनियोटिक मेम्ब्रेन याद रखना है, उसके बाद कोरियोनिक प्लेट और जो भी कोरियोडेसिडुअल प्लेट रहेगी जिसको मैटरनल साइनस बोलेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर प्लेसेंटा के है फ्रॉम फिटल टू मैटरनल, मतलब फिटल का सबसे पहले ऊपर का जो कवरिंग रहेगा एमनियोटिक मेम्ब्रेन रहेगा, उसके अंदर की प्लेट कोरियोनिक प्लेट और कोरियोडेसिडुअल प्लेट, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। विलाय की बात करें तो इसमें दो प्रकार के विलाय रहेंगे, एक रहेगा एंकोरिंग, दूसरा रहेगा न्यूट्रिटिव विलाय। एंकोरिंग बहुत ही कम रहते हैं, ये अटैच रहेंगे डेसिडिया बेसिलस से, और न्यूट्रिटिव तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी रहते हैं कोरियोनिक विलाय। ब्रांच फ्रीली इन द कोरियोडेसिडुअल प्लेस, इसमें कैसा रहता है प्राइमरी विलाय ब्रांच होकर सेकेंडरी बन जाती है और सेकेंडरी का फिर टर्शरी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका अगर फंक्शन की बात करें तो नाम में ही है न्यूट्रिटिव, मतलब न्यूट्रिटिव फंक्शन टू द फिटस, मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फिटस को। एंड दिस फ्लूइड्स इन अ मैटरनल साइनस। उसके बाद अगर प्लेसेंटल सर्कुलेशन की बात करें तो बहुत इजी आपको तरीके से मैं बताती हूँ। देखो मैटरनल पहले देखेंगे तो मैटरनल सर्कुलेशन में इसमें ना 120 स्पाइरल आर्टरीज रहेंगी जो एंटर करेंगी मैटरनल साइनस में, मतलब प्लेसेंटा जो रहेगा उसके मतलब मैटरनल जो साइनस रहेगा उसमें 120 आर्टरी है जो बेबी को ब्लड सप्लाई करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसमें जो भी वीनस ब्लड रहेगा ना वो कलेक्ट करने के लिए वीनस चैनल प्रेजेंट रहेंगे। फिटल सर्कुलेशन की अगर हमने बात की तो देखो फिटल में क्या रहता है, इसमें हमें सभी को पता है कि इसमें दो आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज और एक अम्बिलिकल वेन रहता है। नॉर्मली हमें आर्टरीज कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन फिटल में ऐसा नहीं है। अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो वीनस ब्लड कैरी करती है, ठीक है। फ्रॉम फिटस से लेके कोरियोनिक प्लेट, अभी ये वीनस इम्प्योर है ना तो फिटस से कोरियोनिक प्लेट तक वो ब्लड जाएगा। और एक जो अम्बिलिकल वेन रहेगी वो सिंगल अकेली रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड तक वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पहुंचाने का काम करती है। तो इसमें आपको और एक चीज याद रखनी है, जो भी फिटल और मैटरनल ब्लड रहेंगे स्ट्रीम फ्लो साइड बाय साइड, साथ ही में ऐसे ब्लड फ्लो होगा, बस इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। इसमें जो फिटल ब्लड रहेगा वो हमेशा मैटरनल ब्लड से ज्यादा अफिनिटी कैरी करता है ऑक्सीजन के लिए ड्यू टू रेड सेल कैरिंग फिटल हीमोग्लोबिन। फिटल हीमोग्लोबिन की वजह से वो ज्यादा उसमें कैरिंग कैपेसिटी रहती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अभी हम प्लेसेंटल एजिंग देखेंगे। प्लेसेंटा जो रहता है उसकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन रहती है, ठीक है। नॉर्मल प्लेसेंटा शो अ वाइट इनफ्रैक्ट्स, इसमें कुछ वाइट इनफ्रैक्ट्स रहेंगे, ठीक है, जैसे कि डीजनरेटेड विलाय विद डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन एंड कैल्शियम। इसमें डीजनरेटेड विलाय रहेंगे जिसमें फाइब्रिन और कैल्शियम का डिपोजिशन रहेगा। इनफ्रैक्ट्स आर मोर कॉमन
एट प्लेसेंटल मार्जिन, जो ये जो इन्फ्रैक्ट रहेंगे ज़्यादा कॉमन रहेंगे एट प्लेसेंटल मार्जिन में, ये आपको याद रखना है। अभी फंक्शन क्या क्या करेगा ये प्लेसेंटा, तो इसके बहुत सारे फंक्शन है, रिस्पिरेटरी फंक्शन है, एलिमेंट्री, एक्सक्रीटरी, बैरियर फंक्शन है, एंजाइम, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस। जैसे रिस्पिरेटरी में पूरा बेबी को जो भी है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन फिटल सर्कुलेशन में, मतलब वो जो फ्लो होता है वो पूरा ये फंक्शन करेगा प्लेसेंटा। एलिमेंट्री में ऑल जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ग्लूकोज वगैरह, जो भी विटामिन्स वगैरह है वो पास होंगे मैटरनल साइनस से फिटल की तरफ, ठीक है। एक्सक्रीटरी में एक्सक्रीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लेसेंटल हार्मोन एंड स्टीरॉयड, इसमें जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लेसेंटल हार्मोन और स्टीरॉयड है वो पास होंगे। बैरियर में आपको याद रखना है प्रिवेंट लार्ज मॉलिकुलर साइज, मतलब ये प्रिवेंट करेंगे लार्ज मॉलिकुलर साइज को। उसके बाद जो भी एंजाइमेटिक फंक्शन में हार्मोन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म आर इलेबोरेटेड बाय प्लेसेंटा। तो इम्यूनोलॉजिकल में आप सभी को पता है आईजीजी ट्रांसफर होता है एंड फिल्टर आउट पोटेंशियली हार्मफुल जो भी साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज रहेंगे उसको वो फिल्टर करेगा। तो ये सारे आपको फंक्शन याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो हमेशा एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसमें आपको 4 एबनॉर्मलिटीज याद रखनी है। सबसे पहली है लार्ज प्लेसेंटा, तो लार्ज प्लेसेंटा होना भी एक एबनॉर्मलिटीज है जो जनरली सिफिल्स, डायबिटीज मेलाइटस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये अगर डिसीज है तो उसमें वो एबनॉर्मलिटी पाई जाती है लार्ज प्लेसेंटा वाली, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटा सक्शन ट्यूरेटा, जो सक्शन ट्यूरेटा ये जो है इसमें क्या होगा पता है क्या, 1 or more स्मॉल एसेसरी लोब लाई अवे फ्रॉम द मेन मास कंटेनिंग जो भी ब्लड वेसल्स रहेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल अपना प्लेसेंटा रहेगा उसके साथ ही एक या फिर इससे ज़्यादा स्मॉल लोब्स रहेंगे वहाँ पे। अगर वो समझो मेन प्लेसेंटा इट कैन बी रिटेन आफ्टर मेन प्लेसेंटा अगर बाहर निकल गया, एक्सपेल्ड हो गया, लेकिन उसके बाद ही अगर ये लोब्स जो छोटे छोटे आए थे अगर वो वैसे के वैसे रह गए तो उसमें पोस्टपार्टम हिमोरेज हो सकता है। मतलब देखो मदर के लाइफ को कितना ज़्यादा धोखा है अगर ये ऐसे ही वहाँ पर रहे तो। बायपार्टेट या फिर ट्राईपार्टेट जो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये थोड़ा सा देखो ट्राईपार्टाइट ऐसे, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल लोब लाइन, इसमें क्या होगा फ्रेंड कि इसमें जो लोब्स बनेंगे ना, वहाँ पे क्या था, मेन प्लेसेंटा था और उसमें उसके बाद छोटे छोटे लोब्स बन गए थे, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट इक्वल ही लोब बनते हैं। मतलब जितना बड़ा वो रहेगा ऑलमोस्ट उतने ही साइज का दूसरा भी जो भी लोब वहाँ पे बन जाता है। एंड दिस में कॉज, और इसकी वजह से क्या होगा, एंटीपार्टम हिमोरेज, ये याद रखो। ये जो देखा था हमने प्लेसेंटा सक्शन ट्यूरेटा उसमें पोस्टपार्टम हिमोरेज देखा था, लेकिन ये जो बायपार्टेट है उसमें एंटीपार्टम हिमोरेज दिखेगा अगर वो वैसे ही रिटेन किया गया तो। और लास्ट वाला जो है बैटल डोर, आपको याद रखना है प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है, जैसे डोर में जैसे वो जो बाहर ऐसे निकालने के लिए या फिर अंदर लगाने के लिए वो कड़ में ऐसे रहता है ना, ऐसे खींचने के लिए, तो वैसे ही वो जो कॉर्ड रहेगा सिचुएटेड एज में एक साइड में रहेगा। नॉर्मली कैसे रहता है, वो एकदम सेंटर में रहना चाहिए, और इसमें क्या होता है एज में रहता है। तो ये 4 एबनॉर्मलिटीज आपको याद रखनी है।